नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे मुद्दे दरकिनार। शहजादे, शहंशाह, मंगलसूत्र, आरक्षण, झूठ की मशीन, कुछ इस तरह के विश्लेषणों के इर्द गिर्द चुनाव सिमट जा रहा है। पहले चरण में जहां पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों के जरिए जनता के मुद्दे उठाए, वहीं चुनावी रथ के तीसरे चुनाव में पहुंचते पहुंचते जुबानी जंग शबाब पर पहुंच गई। इन सब के बीच जनता के मुद्दे दरकिनार हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर आतंकियों का माफिया महिमा मंडन करने का आरोप लगाया, तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी सभाओं में भाजपा पे आरक्षण के बदलाव करने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में जन सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं, किसानों व युवाओं की तरक्की के सवाल सबसे ने अपने अपने ढंग से प्रमुखता से उठाए। मुफ्त इलाज से लेकर आटा डाटा फ्री जैसे वादे किए गए। असहिंता इन मुद्दों को जुबानी जंग ने ले लिया है, विरासत कर भी रहा। शोर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संसाधनों के समान वितरण के लिए विरासत कर जैसी नीतियों की पैरोकारी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तत्काल मध्य वर्ग का बड़ा मुद्दा बनाया और महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने और 4 कमरे के फ्लैट में 2 कमरे लेकर दूसरों को दिए जाने से जोड़ दिया। दूसरे चरण का मतदान होने तक भाजपा और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसे लेकर जमकर तकरार हुई। पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के शहीद होने का हवाला देते हुए कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने देश के लिए अपने मंगलसूत्र का बलिदान दिया है। जुबानी जंग को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि सिंगल होने की वजह से योगी मोदी का मंगलसूत्र से क्या लेना देना। असल मुद्दों के बजाय डीप फेक वीडियो के प्रचार प्रसार ने भी नेताओं को असहज करना शुरू कर दिया। अमित शाह का फेक वीडियो चलने पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने तलब किया, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी यह सफाई देनी पड़ी कि आरएसएस आरक्षण के विरोध में नहीं है। मुगल भी चुनाव में आए। भाजपा ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का विरोधी करार कर दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पीएफआई की मदद ली। शहजादे राजा ने महाराजाओं का अपमान किया। वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली। कांग्रेस राजा महाराजाओं का अपमान करती है, मुगलों को शहजादे गाली नहीं देते। इस पर पीएम मोदी का महलों में रहने वाले शहंशाह बताते हुए प्रियंका गांधी ने उन पर हमला बोला। मोदी को बकवास करने वाला तक करार दे डाला। वहीं मोदी पाकिस्तान को बीच में लाकर यहां तक कह रहे थे कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है पाकिस्तान। मुंह ना खुलवाने तक की धमकी भी मिल चुकी है इस चुनाव में। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी जुबानी जंग में पीछे नहीं हटे। उन्होंने यह भी कह दिया कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर तुम्हारे मुंह में जुबान है तो मेरे भी मुंह में जुबान है। पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। जुबानी जंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को झूठ की मशीन तक कह चुके हैं। तो 3 चरण आए और तीनों चरण में जो फेज है चुनाव का वो कहीं ना कहीं बदल गया। पहले कहा जा रहा था कि भाई मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इस पर बात होगी। फिर आ गया कि ये अब मैं देख रहा था, एक चीज़ मैं ऐड करना शायद भूल गया, उसमें तो और एक अच्छी चीज़ थी कि फला आदमी चलेगा तो मंदिर भी चला जाएगा। आज कोई कह रहा था कि तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को किया जा रहा है। बात करने के लिए आलोक तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। हम बीजेपी से मनदीप सिंह जी हैं। और हाँ,
मनदीप सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आलोक तिवारी जी हैं कांग्रेस के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनदीप जी का ही रुख करूंगा। मनदीप जी, अब बातें उस पर क्यों नहीं हो रही हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई, बातें उस पर क्यों नहीं हो रही हैं कि आपने यूनिवर्सिटियाँ खोली, बातें उन पर क्यों नहीं हो रही हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, बातें घूम फिर के यहाँ कहाँ आ गई कि भैया हम चले गए तो मंदिर बंद हो जाएगा। इस देश की कोई ताकत, इस देश का कोई सरकार किसी मंदिर को बंद कराना चाहेगी नहीं और बंद करा भी नहीं सकती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे तो ये पता है। मुझे देश के संविधान पर भरोसा है और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। वो कोई सरकार आ जाए वो मंदिर को बंद नहीं करा सकती है, या किसी भी धार्मिक स्थल को बंद कराना उसके जिम्मे नहीं है। उसके बाद अब मुद्दों से हट गए हैं। हम बात करते ना कि विदेश नीति में हमने क्या किया, हमें बात करनी चाहिए थी। हम घूम फिर के फिर वही जो सन 76 से मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे आ गए। मुसलमान ने ये कर देगा तो हिंदू ऐसा हो जाएगा, तो बैकवर्ड हो जाएगा। अभी तक कह रहे थे हमारी कोई जाति नहीं है, इसी चैनल पे एक प्रवक्ता ने कहा था भाजपा के, और अब यहाँ बता रहे हैं कि SC ST OBC और तमाम जातियों का विश्लेषण कर रहे हैं। मनदीप जी जी वो पहले तो सभी पैनलिस्ट को सादर अभिनंदन सबका। आप अभी बात कर रहे थे कि आज मुद्दों से अलग हटकर ये धर्म की राजनीति जो हो रही है, तो ऐसा क्या विषय आ गया या ऐसी सिर्फ कौन। धर्म की राजनीति नहीं, मैं क्लियर कर दूं, धर्म की नहीं, मैं कह रहा हूं मुद्दे दरकिनार हैं। उसमें शहजादा जी भी है, उसमें मैंने सारी चीजें ली हैं, सिर्फ धर्म की नहीं ली। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि लेटेस्ट बयान तो वही है, आज भी गृह मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे, तो मैं उसको जोड़ते हुए मैंने आपसे सवाल किया है। नहीं, बिल्कुल हम कहीं मुद्दों से अलग हट के बात नहीं करते, लेकिन जो आज विपक्ष में बौखलाहट है, जब विपक्ष को बार बार अपने प्रत्याशी बदलने की नौबत आती है, जब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो विपक्ष एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने के लिए जो उल जुलूल बयान देती है, तो हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे नेता भी, चूंकि लोगों में किसी तरीके की अफवाह न जाए, चुनाव का माहौल है, तो उस चीज को काटने के लिए, उनकी बातों पे स्पष्टीकरण देने के लिए हमको सामने आना पड़ता है। और हम लोगों ने जो 10 साल में विकास के काम किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आप केंद्र की सरकार हो, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमारे पास काम की कमी नहीं है। आज ये जो संविधान को सर पे लेके घूमने वाले लोग हैं और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरे मित्रों से मेरा निवेदन है कि वो आए, अपने 70 साल बनाम मोदी जी के 10 साल की बात करें, चर्चा करें और ये तुलना करें कि उनके में और भारतीय जनता पार्टी में, और जो लोगों ने प्रेम और विश्वास दिखाया है मोदी जी में, वो क्यों दिखाया है, क्यों उनकी गारंटी पे लोगों को विश्वास हुआ है, क्यों लोग आज भयमुक्त होकर महिलाएं निकल रही हैं। लोगों को शौचालय देने का काम अगर किसी ने किया है, तो कोई कह सकता था कि लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री शौचालय की बात करेगा? तो ये काम करने का अगर कोई काम करता है तो ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आज मुझे पता नहीं, मैं 70 साल 60 साल इनकी सरकारें रही, मुझे कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई देता। मुझे चल के दिखाएं तो, पहले भी तो आवास, ये कहते हैं कि हमने भी तो आवास दिए, तो आप दिखाओ मुझे प्रधानमंत्री आवास कहाँ है आपके, किन हाल में है, किनको मिले हैं। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलेगा तो आपको जगह जगह शौचालय में भी मिलेंगे, जगह जगह नल से जल भी मिलेगा, लोगों को राशन भी मिलेगा, घर में बल्ब भी मिलेगा और उज्ज्वला के जरिए गैस चूल्हा भी मिलेगा। तो बच्चे के पेट में आने के बाद, गर्भ में आने के बाद से और लेकर उसके अंतिम संस्कार तक व्यक्ति के सारी योजनाएं चलाने का काम मोदी जी ने किया। और केवल ये गरीब के लिए नहीं किया मेरे मित्र, गरीब के लिए नहीं किया। अगर वो अमीर व्यक्ति भी है, अगर वो सक्षम व्यक्ति भी है, तो उसको कोई योजना का लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन वैक्सीन उसको जरूर मिली होगी, जो मोदी जी ने लोगों को बचाने के लिए काम किया है। तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हम मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन उलूल जुलूल बातें करना, झूठी बातों को भ्रम फैलाना। अरे तो आप मत भटकिए उन मुद्दों से, आपने मुद्दों पे डटे रहिए कि हमने आवाज दी, हमने फ्री राशन दिया, हमने वैक्सीन लगवाई, हमने कॉलेज बनवाए, हमने एयरपोर्ट बनवाए। मैं तो खुद गिना रहा हूँ, इतना काम आपकी सरकार ने किया है, तो यही लेके जाइए ना। फिर यहाँ शहजादा, पाकिस्तान और ये दुनियादारी क्यों करते हैं आप लोग? मेरे मित्र, जब इनके लोग कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, जब ये ओबीसी का आरक्षण कम करके और मानों को देने की बात करते हैं, अभी आपने मोदी का इंटरव्यू सुना है क्या?
अरे जिसको मनदीप जी, मोदी जी का इंटरव्यू सुना है क्या आपने? आज मोदी जी क्या कह रहे थे? कल या परसों का इंटरव्यू है, उसमें मोदी जी कह रहे थे कि 70 सालों में 60 सालों में मुसलमानों का जो विकास नहीं हुआ उसका कारण कांग्रेस है। और आप अब कह रहे हो कि मुसलमानों को दे दिया सब कुछ। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास ही नहीं होने दिया। नहीं, अभी जो कर्नाटक, ये लेटेस्ट जो रेस ऑफ कर्नाटक में इन्होंने किया है, रातों रात बिना किसी सर्वेक्षण के ओबीसी का आपका जो आरक्षण है उसको खत्म करा के, उसको कम करा के मुस्लिम समाज को देने का काम जो किया है, ये दुखद है। आप सर्वेक्षण कराते ना, आप बिल्कुल। उसको पास कराते। आप जहां जहां हम इनकी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद उस आरक्षण को फिर से समाप्त करके और जैसे पहले था वैसे ही आरक्षण करने का काम किया जाएगा। जी, आपने कहा आवास योजना की बात कोई नहीं करता था। 1995 में एक योजना शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी आवास योजना, शायद पता हो सबको। अब मुझे तो नहीं जी। पता क्योंकि मैं नहीं था। उसके बाद उसमें जवाहर रोजगार योजना भी 1989 में जोड़ी गई थी। इसी पर बात कर लेंगे। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, दो गेस्ट और हमारे साथ, मोहम्मद साजिद सपा के प्रवक्ता है वो भी जुड़ गए हैं, प्रदीप चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का रुख करूंगा, उससे पहले आलोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, आपने सुनी लिया, आपके कोई प्रधानमंत्री ने कभी भी शौचालय और ये आवास योजना इनको लेकर कभी लाल किले से बयान नहीं दिया, और ना आप लोगों ने कोई काम किया है, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। और आप मुद्दों से भटका रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी जी का भाषण सुन रहा था आपके प्रोग्राम में आने के पहले। वो मुद्दों की ही बात कर रही है, राहुल गांधी मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। दरअसल इनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है। इनकी बास्केट में ये वह झूठ, मुसलमान, साहिबजादा। हमारे प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है और जो उनका सारा हिसाब किताब चल रहा है, कितना बिलियों का बेल्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा करके आए हैं, वो कितना झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो ये नहीं जानते हमारे प्रधानमंत्री जी के को वैसे कुछ आता जाता है नहीं है, वो वैसे भी बिलो द बेल्ट है। उनको नहीं मालूम कि संविधान के आर्टिकल 18 में किसी को भी सम्राट, राजा जी, रानी साहिब और जो है शहजादा करना बिल्कुल मना है। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मूड में है। और सो फार कर्नाटक इज कंसर्न, अभी आप देखिए इनके पाप खुल गए हैं, इनके सारा सनातन इनका जो है खुल के आ गया है। विश्व गुरु तो ये बना नहीं पाए, लेकिन बलात्कार भी इन्होंने विश्व गुरु बना डाला। रेवन्ना जिसने 27-28 औरतों का जो है एक मॉलिएस्टिंग और रेप किया, लोकल यूनिट भारतीय जनता पार्टी की कह रही थी कि आप इसे टिकट न दीजिए, और नरेंद्र मोदी उसे संस्कारी कह रहे थे, ये परिवार बड़ा संस्कारी है, इसको आप वोट देंगे तो मोदी को ताकत मिलेगी। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रधानमंत्री को हमेशा बलात्कारी और महिला की छेड़खानी करने वालों से ताकत क्यों मिलती है। आज सिंगापुर में, ये विश्व में नाम कर दिया, सिंगापुर में सोशल मीडिया पर चल रहा कि दुनिया का सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल करने वाले को आप जो है क्या कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। और सरकार तो आपकी थी, आपने रोका क्यों नहीं? नाक कटा दी। वहां सरकार तो आपकी थी। की बात है आलोक जी, सरकार तो आपकी थी, रोक लेते आप। एयरपोर्ट में पुलिस तो, चौराहे से निकला होगा तो पुलिस तो होगी वहां पर, रोक लेते आप, है ना? नहीं नहीं, पहले बताएं इन्होंने ऐसे गुनहगार को टिकट क्यों दिया। दूसरी चीज, आज इन्होंने 70 साल के काम गिना रहे हैं। 70 साल में आज देश की पर कैपिटा इनकम में भारत का आदमी 142वें नंबर पर है। एक जॉबलेस कर्जे में डूबी हुई इकोनॉमी दी, 83% लड़का बेरोजगार बैठा हुआ है। हर घंटे में 2 लड़का सुसाइड कर रहा है बेरोजगार। दूसरी चीज, कैसे काम करते हैं। अरे हंसी आती है, जब कश्मीर कांग्रेस की नीतियों से चल रहा था तो ये निर्भय होकर के वहां चुनाव लड़ते थे, और आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 तो अब ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि कश्मीर में चुनाव लड़े जाकर के। कैसी योजनाएं चलाते हैं, ऐसी योजनाएं लेके आए अग्निवीर, जिसमें बाप के पहले बेटा रिटायर हो जाएगा। भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट कर दी भारत के प्रधानमंत्री ने। हमारा लेवल प्ले फील्ड खत्म कर दिया। चाइना का आदमी हमसे 4 साल की सैनिक से लड़ेगा ट्रेनिंग से, और हमारा सैनिक लड़ेगा 6 महीने की। और कितनी अपमान सेना का ये कर रहे हैं कि जो है वो बेचारा से बॉर्डर पर मारा जाएगा और उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अब आइए, माँ भारती के बेटे हैं, माँ भारती के बेटे मणिपुर में मुंह क्यों नहीं दिखा पाए। अब वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मुंह क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में हमारे सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने वैक्सीन का मुद्दा उठाया। सरकार, लोग बड़े बड़े जवान बच्चे मरते रहे, जिम में जाकर के मरते रहे, डांस करते हुए मरते रहे, सब करते हुए मरते रहे। सरकार बेखबर थी।
सुप्रीम लंदन की अदालत ने तो 1,000 करोड़ रुपया या पाउंड जुर्माना लगा दिया। हमारे यहाँ सन 22 में ग्रेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जहां एक बाप की 2 बेटियां मर गई थी वैक्सीन लगाने के बाद। गवर्नमेंट कहती है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई नो दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती तो आज ये देश गर्व बन जाता। महिला सम्मान की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार में अभी निकला था फतेहपुर में, एक दिन के अंदर एक बच्ची के साथ डबल रेप होता है, सुबह भी रेप होता है, शाम भी रेप होता है। जरा एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा के देखिए। आप माँ भारती के बेटे हैं, जरा बोलिए ना रोजगार कितनों को दिया, जरा आप बोलिए, नोटबंदी को डिस्कस करिए। लाल किले की बातें आप करते, मैं पूछता हूं कि नोटबंदी जो है हुई थी नवंबर 2016 में, उसके विधिवत अभी भी आंकड़े आए आप थे। नोटबंदी पे लटके हुए हैं मेरे मित्र। नोटबंदी से आगे अरे निकलिए, लटके नहीं, आप बहुत सी इमरजेंसी चीजें सब हैं, है, लोग लोगों वहीं ने लटके हैं। चलिए सपा का रुख कर लेता हूं, आलोक जी आपको रोकूंगा। मोहम्मद साजिद जी हैं। साजिद जी, आप लोग भी, अभी तो यूपी की बात हो रही थी, कल मैं अखिलेश जी की एक सभा में था तो वो तो पुलिस वालों पर भी तंज कस रहे थे कि तुम्हारी नौकरी भी 4 साल की रह जाएगी। लेकिन घूम फिर के मुद्दे बहक क्यों रहे हैं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही है? अगर वो कुछ कह रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया कि वो सिंगल हैं, उनको क्या पता मंगलसूत्र, मान लीजिए कोई एक तबका कह रहा है तो आप शांत हो जाइए, आप अपने मुद्दों पे अड़े रहिए। जैसे तेजस्वी यादव तक अड़े हुए हैं, उनसे तो आप दुनिया की कोई बात कर लीजिए तो साफ कहते हैं आइए भैया रोजगार पे बात करिए, मैंने दिया आप दे पाए। उनसे आप कहिए कि ये हुआ और उनका स्वास्थ्य पे बात करिए, हम स्कूल बनवाने के लिए आए हैं। इन मुद्दों को रहना चाहिए था ना। अब घूम फिर के मुद्दे फिर वही आ गए, डाटा पे, आटा पे, पार्ले जी पे। मुद्दे तो गायब हो गए तीसरे चरण तक, और चौथे मतलब अब आधा चुनाव तो लगभग हो ही गया। अब हमें लग रहा है अगले चरण तक तो हम लोग को कुछ सुनने को ही नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि भाई हमें जिताओ, नहीं तो फिर लोग तो मुद्दों पे बात करते हैं, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। इनके लिए रोजगार, चलिए रोजगार पहले मैं केवल साजिद जी से जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं मनदीप भाई। साजिद भाई जी विस्तार जी। जी, आपने मेरा सवाल सुना? आपका आवाज नहीं आ पाई है, दोबारा बोल जी, दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए अलायंस हो। सब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये किया, हमने ये किया, घूम फिर के फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां से हम 2000 के इलेक्शन से लेकर अभी तक चलते चले आए। हिंदू मुस्लिम में फिर हम आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे गायब हैं। सिर्फ बिहार में ऐसी सभाएं हो रही हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई हम आएंगे तो हम आपको, वो भी सिर्फ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है, वहां सिर्फ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्कूल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन यूपी और अन्य जगह यहां पर तो बिल्कुल पाकिस्तान, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर और ना जाने कौन कौन आ चुका है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मुद्दों से ही चुनाव लड़ रहा है और लगातार बेरोजगारी, देश पर बढ़ते कर्ज, इकोनॉमी अग्निवीर, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लगातार बैठक हो रही है। और हम लोग जनता के बीच में काफी समय से थे, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो झूठों में रिकॉर्ड बनाती जा रही है, जुमले और जुमले के बाद गारंटी। और ये मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, ये जब चुनाव में हारते हैं तो ये लेके आते हैं, लेकिन इस बार जनता इनकी सुनने को तैयार नहीं है और ये केवल बोलते जा रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। और ये आलम है कि जो उनका बेस वोट था वो घर से नहीं निकल रहा है, वो वोट डालने नहीं जा रहा है। और लोगों में इतनी नाराजगी है कि जो संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोग लगातार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बरेली यूपी की 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में 8 सीटें थी, दूसरे चरण में 8 सीटें थी और तीसरे चरण में 10 सीटें थी। 26 सीटों पर से कम 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रहा है। 4 सीटों पर कुछ लड़ाई है, हो सकता है अंडर करंट है भाजपा के खिलाफ, और वो भी हम लोग इंडिया गठबंधन सभी 26 सीट जीत ले। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली और लखनऊ के नेताओं ने रोहिलखंड में एमएफटी बनवा ली थी। ऐसी कोई विधानसभा नहीं छोड़ी, ऐसी कोई नगर पंचायत नगर पालिका नहीं छोड़ी जहां बड़े नेताओं ने मीटिंग नहीं की है, लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बेचारे सड़क पर भी चले, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और लोगों ने उनको जो है वो सुनने भी नहीं पहुंचे। और जब वो बोलना शुरू करते हैं यूपी में, रोहिलखंड की कई जनसभाओं में बोलना शुरू करते हैं, तो जो राशन विक्रेता है और तमाम लोग हैं, प्रधान है, जो भीड़ इकट्ठी की जाती है,
जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं आम पब्लिक उठ के जाने लगती है। तो ये आलम है, इनको अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है, इनका असली रूप उनके सामने आ चुका, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कोई विकास नहीं किया था। ये 10 साल की सरकार में जनता के बीच में विकास बताते हैं, लेकिन ये विकास बताने के बजाय फिर वही पाकिस्तान और साहब जो है मुसलमान मंदिर मस्जिद इन्हीं सब मुद्दों पे आए और बड़े बड़े विज्ञापन। निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आचार संहिता का पालन इंडिया गठबंधन विपक्षी दल तो कर रहे हैं, भाजपा ने नियमों को ताक में रख दिया है, कहीं कोई पालन नहीं। वो उनके विज्ञापनों में भी मंदिर और ये सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो लेकिन जनता किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जनता बहुत ऊब चुकी। अब जो जनता आज किससे ऊब गई है और किसके भाषण पसंद कर रही है ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हम अपने मूल मुद्दों से हटते हैं और फिर ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे साथ प्रदीप चौहान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, सब सारी पार्टियों को आपने सुना, आपको क्या लगता है जो मैंने सवाल पूछा है वो कहाँ तक जायज़ है? कि मैं तो मुद्दों पे ही बात करने के लिए बैठा हूँ, मैं मुद्दों को जो भी नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों पार्टियों को कटघरे में करता हूं कि आप मुद्दों से अब अलग जा रहे हैं तीसरे फेज के बाद से। प्रदीप जी। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। हेलो जी आ रही है आवाज। हाँ, एक बार प्रश्न दोहराएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं सवाल जो मैंने उठाया है कि भाई मूल मुद्दे कहाँ गायब हो गए तीसरे फेज में आते आते। अब पार्टियां शहजादे का जवाब देने लगी हैं। अब एक पार्टी कह रही है कि राम मंदिर में ताला लग जाएगा अगर हम चले गए, एक कह रहा है कि इन्होंने एक महाशक्ति बना देंगे कि वो मंदिरों में कोई जा नहीं पाएगा। तो ये सब चुनाव में तीसरे फेज से ही शुरू हो गया। अब तो आखिरी फेज तक क्या क्या हम लोग को सुनना पड़ेगा। अब दवाई गायब हो गई। बात बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, शुरुआत हुई, तो सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि जो बयानबाजी आ रही थी, जो संबोधन हो रहे थे, मंचों से भाषण हो रहे थे, उनकी दिशा अलग थी। लेकिन अब धीमे धीमे एक चरण के बाद कुछ बदला, दो चरण के बाद बदला, अब तीसरे चरण के बाद और बदल गया। इसका सीधा सीधा ये है कि ये कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं नहीं कहता कि भाजपा ऐसा कर रही है या सपा कर रही है या कांग्रेस कर रही है या आप पार्टी कर रही है, ये सारे के सारे लोग मूल मुद्दों से भटककर केवल वोट की खातिर, एक तो ध्रुवीकरण की राजनीति, सीधी सीधी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो, उनके भाषणों में सीधा सीधा इस तरह की बयानबाजी होने लगी है। शहजादे की बात कर रहे हैं या मंदिर मस्जिद की बात आप करते हैं, तो सीधा सीधा ध्रुवीकरण होना चाहिए। इस चुनाव को पहले विकास के मुद्दे पर लड़के देखा गया, हो सकता है फीडबैक गलत मिली हो, कुछ ऐसा मिला हो इन लोगों को कि इससे बात बनने वाली नहीं है। जनता के बीच में कुछ ऐसा जाना चाहिए जिससे ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी। तो ये सीधी सी बात है कि वोटों की खातिर अब जातीयता की बात हो रही है, धर्म के साथ साथ अब जातवाद की भी बात होने लगी है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ अखिलेश यादव भी जातवाद की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारे भाजपा की भी नेता जातवाद की है, क्षत्रिय की बात हो रही है, कहीं ब्राह्मण की बात हो रही है, कहीं शाक्य की बात हो रही है, कहीं यादव की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी मैनपुरी का चुनाव कल ही हुआ है, तो मैं देख रहा था 2-3 दिन से यहाँ सीधा सीधा यादव वर्सेस क्षत्रिय किया जा रहा है, या यादव वर्सेस सवर्ण या बीसी वर्सेस सवर्ण। तो ये भटकाने वाली बातें हैं। कोई अपनी न तो अपनी वो बताना चाह रहा है कि हम आखिर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, या 10 साल से भाजपा केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो इनके पास बताने को बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है इन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए हैं। उनको कामों को लेकर ये जनता के बीच जा सकते हैं, अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं। बहुत सी जनता गांव की ऐसी है जो अभी तक जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं जनता को नहीं पता चल पाती हैं, तो उन्हें लेके जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर जो है इन चीजों को पसंद कर रहा है। बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, एक ब्रेक का कमांड है। हम आप सारे लोग हमारे साथ बने रहें। हम आज बात कर रहे हैं जो मुद्दे दरकिनार हुए हैं, मुद्दे से कहीं ना कहीं दोनों दलों ने अब जो करंट चीज़ें हैं, जो करंट बयान है, उन पे जवाब देना सही समझ लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुक करते हैं हम मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़े हुए सपा प्रवक्ता, उनके पास चलेंगे, फिर मनदीप सिंह पे प्रतिक्रिया लेंगे। साजिद भाई,
मैनपुरी का चुनाव को तो बदल ही दिया था आप लोगों ने, या कहूँ कि ठाकुर जयवीर सिंह ने, क्योंकि नाम के आगे उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिख ही दिया था। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जिस तरीके से बवाल हुआ, फिर गाली गलौज की बात कही अखिलेश यादव ने, फिर मंदिर को धुलवाया गया अखिलेश यादव जब मंदिर कन्नौज से आए, तो फिर ये सारी चीज़ें। साजिद जी, मैनपुरी में हम काफी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है श्रीमती डिम्पल यादव जी काफी लंबे अंतर से चुनाव जीत रही है। भाजपा ने चुनाव को यह दूसरा रंग देने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, इनके झूठे जुमलों में फंसने के लिए तैयार नहीं है, और 10 साल में इनके झूठों की गिनती जो है वो लाखों में पहुंच चुकी है। इसलिए देश की जनता और मैनपुरी की जनता ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी जो 7 मई को 10 सीटों पे चुनाव हुआ है यूपी की, उसमें से 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीती। ये भाजपा को भी मालूम है और चिंतन और मंथन शुरू हो गया है। घटती वोटिंग और उनके खिलाफ देश में बनते माहौल को लेकर वो फिक्रमंद है। इसके लिए आज उनकी मीटिंग भी होने की उम्मीद है। तो अब जनता इनको नकार चुकी है और ये इसको लेकर खुद भी परेशान है। देखो आलोक तिवारी जी भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उसका सीधे मैं रुख करूंगा। हाँ, मुझे लगता है साजिद भाई को कुछ किसी कारणवश डिबेट का छोड़ना होगा, तो आप जा सकते हैं साजिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आप बिल्कुल, हम रुख करते हैं आलोक तिवारी जी का। आलोक जी, आज एक नरेंद्र मोदी जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बड़ा बोरा भर भर के पैसा दिया गया है कांग्रेस को अडानी और अंबानी की तरफ से। ये मैंने मोदी जी से सुना, मैं 2-3-4 बार उस मैंने क्लिप को सुना, फिर मैंने लगा कि हाँ मोदी जी ने ही दिया है, ये डीप फेक वीडियो नहीं है। मैंने भी सुना है, मैं बोलूं जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ना, तो उनके अंदर 2 चीजों का निहायत अभाव होता है, एक सूचना, एक नैतिकता। हमारे प्रधानमंत्री जी की चोरी अभी खुली है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना भर भर रुपया गया। अरे कितना बड़ा पाप किया भगवान धनवंतरी के देश में, जो दवाएं जो है नकली दवा बना रही थी, दवा कंपनियां, गवर्नमेंट के महकमे उनको जो है क्या कहते हैं नोटिस दे रहे थे, प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड में रिश्वत खा रहे थे। इसका क्या इन्फ्रेंस निकलता है कि दे कंटिन्यू द बैड। उन्होंने कितना मौतें कराई। दूसरी प्रधानमंत्री के पास सारी हथियार भेज दे, कितना टेम्पो रुपया गया, बातें बगाड़ने से क्या होगा। दूसरी चीज ये है, इनके पास आपने हम पर उठाया है सवाल, एंकर महोदय जी आपका पूरा अधिकार है, आप हम पर उंगली उठाए। डेमोक्रेसी में जो है पत्रकार के अधिकारों को एटलीस्ट हम तो कर्टेल करने वाले नहीं हैं कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन आज आप ताजा मुद्दे भाषण देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, आप अपने आप को करेक्ट करेंगे। हम कहीं सांप्रदायिकता नहीं कर रहे। शाहजादा अरे भैंस दे देंगे, मकान दे देंगे। अच्छा, आप क्या सांप्रदायिकता नहीं कर करेंगे? रहे, मैं बीच में बोल रहे किसी देखिए मुझे मैं मनदीप भाई, मैं पूरा समय देता हूं, मैं आपको पूरा समय दूंगा और इस बात का ध्यान भी रखूंगा कि आपके बोलते वक्त कोई बीच में आपको इंटरप्ट ना करे। मैं पूरा समय दूंगा आपको। की बात होती है भाई। आलोक जी अपनी बात को खत्म करें जल्दी से। हाँ, तो देख लीजिए, जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, देखिए भाजपा है मुसीबत में। जब आदमी मुसीबत में होता है तो अपने बाप को याद करता। पाकिस्तान मायका है भाजपा का। मुझे बताइए, बिना बुलाए अनऑफिशियल विजिट पर हमारे प्रधानमंत्री क्या करने गए थे। और अब मैं आपको एक मजेदार वाकया बताता हूँ, बहुत आतंकवाद का शौक रखते हैं, जरा लंबी बात कर ली जाए। ये भाजपा का सांसद वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद के साथ क्यों बैठा हुआ था जब कांग्रेस ने कहा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर, तो उसका बचाव किया गया। सेकंड थिंग, 1965 की लड़ाई के पहले अयूब खान ने कहा था वी विल ब्लीड इंडिया बाय गिविंग 1000 कट्स। वो हमने 65 की लड़ाई में तो हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमको ब्लीड किया आतंकवाद के जरिए, और सारी आतंकवाद की मैनेजर आईएसआई है। ये कौन सा प्रधानमंत्री है जो पठानकोट में आईएसआई भूल गए? ये भारत के प्रधानमंत्री की। आइए मैं एक किताब का रेफरेंस देता हूं, सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय रॉ के प्रमुख थे अमरजीत सिंह दुल्लट, उन्होंने एक किताब लिखी है। भाजपा का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना आईएसआई कनेक्शन में पकड़ा गया था। और बताए, उन्होंने किताब लिखी है स्पाई क्रॉनिकल्स, जिस पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आईएसआई वांट्स नरेंद्र मोदी टू रिमेन एज ए प्राइम मिनिस्टर
of India, because if ISI knew that only Narendra Modi can destroy the country, what he has done so far, what the Pakistan was under continuous jealous since independence, how India got such a progress. जवाब दीजिए मनदीप भाई, बात खत्म हो गई उनकी। You will be given reply in the same coin. इसलिए मुद्दों पर आकर के बात करिए। चलिए जवाब ले लेने दीजिए। अरे जवाब ले लेने दीजिए भाई, उनको जवाब तो देने दीजिए, आप ही बोले दे रहे हैं। जवाब दीजिए मनदीप जी। लपेट दिया ना पाकिस्तान पर। अब सुन भी लीजिए, आप लपेटने का ही काम करते हो, तो लपेट ही रहे हो, और लपेटने और छोड़ने का ही काम आपके पास बचा है। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। आज कांग्रेस, अरे आलोक जी, अभी आपके बोलते मैंने उन्हें चुप कराया था, अब आप उन्हें सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। के बाद पता चलेगा। अब आप जरा वो किताब पढ़ लेना, तो अमरजीत सिंह दुल्लभ की मैंने बताई है। अरे आलोक जी अब उनको बोल लेने दीजिए भाई, उनको बोल लेने दीजिए कि आज कांग्रेस का वजूद क्या रह गया। अरे आलोक जी, अभी मैंने आपको समय दिया, अब आपने बोल लिया, अब उनका जवाब भी तो सुनिए। जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे डिबेट होगी? आप जवाब भी सुन लेते हैं ना उनका, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अब आप भी सुन लीजिए, वो कांग्रेस जिसका देश में हुकूक चलता था, जिसमें देश को बनाने का काम कहती है कि मैंने किया 70 सालों तक, आप आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसको अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करने को मिल रहे हैं, वो लोगों दूसरी पार्टियों के पास जा रही है उनकी बदौलत। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए मेरे मित्र, आप मुझसे बड़े हैं, तो आप धैर्य रखिए, आपका अनुभव ज्यादा होगा। लेकिन मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, केवल आज पे। अरे आलोक जी, बात खत्म होने दीजिए पहले, कि आप अपनी बात कह सको, अरे आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो। आप ये महादेव का अपमान है, आपने सोने की चिड़िया को बेच दिया, खत्म कर दिया। आज आज क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, फिर कहते हो मुद्दों से हटने की बात है। आज उसने क्या कहा? आज उसने यहाँ पे लोगों की जो चमड़ी है उसके ऊपर, वो अफ्रीकन है, वो व्हाइट है, वो ब्लैक है, इस पे बात करने का आज हटके। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आज कांग्रेस पीछे। अरे हमारे पास आपके लोग माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, खड़गे जी को माफी मांग। और रही बात सांप्रदायिकता की, अभी आप बात कर रहे थे ना कि ये, मैं पहले तो पीसीआर से कहूंगा आलोक जी को म्यूट कर दे, मैं बात ही नहीं सुन पा रहा हूं। आलोक जी को म्यूट कर दीजिए। सबसे ज्यादा हक अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में भी सबसे ज्यादा हक भारत की संस्थाओं पे, केवल मुसलमानों पे है। कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया? आपने कहा था। अब रुक जाइए मनदीप जी, रुक जाइए मनदीप जी, रुक जाइए। पहले तो मैं फिर से बता दूं, ये मछली बाजार नहीं है। आपने अपनी बिल्कुल ये शांत होने को कहा, ये मछली बाजार नहीं है। उस पर तो मैं आपको पूरा समय दे चुका हूं आलोक जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है, मैंने आपको पूरा समय दिया है। अब उनको अपनी बात को पूरा होने दीजिए। मैं आपको पूरा समय फिर दूंगा, मैं डिबेट में आपको फिर मौका दूंगा। अब मनदीप जी अपनी बात को आप खत्म करें। जी, मैं कह रहा हूं कि इनके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे ज्यादा हक मुसलमानों का है, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बात हम करते हैं। हम अगर किसी के लिए बात करें, पहली चीज तो ये करेक्ट कर लीजिए, मुसलमान और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है ये बता दीजिए। मुसलमान और पाकिस्तान को आप क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमान पाकिस्तान की बात नहीं कर। इन्होंने कहा ना कि वहां बिरयानी खाने गए थे, वहां पे आज फारूक अब्दुल्ला के चरण में आप बैठे हुए हो, क्या फारूक अब्दुल्ला की तरफ पैरों में घुंघरू बना के हम लोग वहां से चले जाएं, देश की जनता पाकिस्तान परस्त हो जाए? आज पीओके चिल्ला रहा है कि हमको कोई बचा सकता है तो केवल मोदी जी बचा सकते हैं। आपके राम गोपाल यादव जी ने क्या कहा? 370 बेकार है। राम मंदिर की बात न करिए, बेकार की बात है। देश की आस्था और अगर संप्रभुता की बात करें तो ये बेकार की बात। 370 यहीं पे आपके ही चैनल पे एक प्रवक्ता ने कहा था, और आपके ही एंकर ने उनको काफी वो करने का काम किया था कि 370 हटाने का काम आप सोच सकते थे? आपने तो इतनी पैरवी की थी, 370 का विरोध करने का काम किया था। आप 370 को हटना, उसके बाद से आज कश्मीर में क्या बदला है? एक देश में दो निशान, दो विधान कैसे चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। बिल्कुल जो कहा वो मजबूती के साथ करने का काम किया है, और आने वाले 5 सालों में 2024 के बाद आप देखिएगा, आपको जो नया भारत है ना, इनके पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, न किसी तरीके का कोई निर्देशन है। ये केवल ये हाथ फैलाए हुए हो तिवारी जी, ये हाथ आपके फैले रह गए अपने लोगों के लिए कि एक, हाँ बस ऐसे ही आपने कहा था 1 सीट दे दो, ऐसे ही आपने कहा था 1 सीट दे दो।
और आपको सीटें नहीं मिल रही, प्रत्याशी नहीं मिल रहे। क्या हो गया अमेठी में? क्यों नहीं लड़े? अरे अमेठी से भी क्यों ऊपर बढ़ पहुंच गए जाइए भाई, रायबरेली? अमेठी से ऊपर बढ़ जाइए। आपको भी तो नहीं मिला ना ब्रिजभूषण का तोड़, आपने उनके लड़के को दे दिया ना टिकट, आपको मिला क्या? हमने ब्रिजभूषण के लड़के को क्या टिकट दिया? हमने ब्रिजभूषण का टिकट काटने का भी तो काम कहाँ किया। कह रहा कोई नेता भाई, वो तो कहे दबदबा था, लड़के को ले आए, 33 साल की उम्र में सांसदी बना रहा है, एक लड़का विधायक है। आपके था किसी का तो भैया आप भी किसी को और ले आते। एक पांडे जी थे, बड़ा परेशान थे, उनको टिकट दे देते। आपने भी कहा कि आप भी तो परेशान थे, आखिरी तक नहीं दे पाए। आपने भी अंबेडकर नगर में किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया क्या? रितेश पांडे कौन सी पार्टी से आते हैं? शरण सिंह का आप मुकाबला बता राहुल दिए, गांधी- अंबेडकर नगर से जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वो कौन सी पार्टी से आए हैं? अगर आप उनसे उनका मुकाबला कर रहे हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं अरे है। मैं मुकाबला उनके नहीं खुद कर को रहा हूं भाई टिकट- साहब, मैं तो बता रहा हूं। अगर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं तो इसमें तो बीजेपी खुश हो। राहुल गांधी जहां जाना था चले गए, जहां से लड़ रहे हैं वहां से लड़ रहे हैं, उनको बधाई देनी चाहिए कि भैया तुम ठीक है वहीं रहो। और जो उनके खिलाफ लड़ रहा है वो भी पूर्व कांग्रेसी है। जी हाँ, बिल्कुल तो- कांग्रेसी है, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी यही दिक्कत भारतीय है, जनता पार्टी का मुद्दे पे प्रत्याशी बात है नहीं हो रही। और उन्होंने किसान कह पार्टी दिया फिर कि हम क्योटो बनाएंगे तो उस पे बात नहीं हो रही। अरे भाई जाके देखो बनारस कितना अच्छा बन गया है। राम मंदिर की बात हो रही तो राम मंदिर गया कोई नहीं है जितने ये बयान दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जाए तो समझ जाएंगे। मंदिर भी जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। मैं सुन नहीं पाया भाई साहब आपकी बात। मैं कह रहा हूं अपनी बात को खत्म करें। जी नहीं, राम मंदिर जाने की बात ये करते हैं, इनको सांप्रदायिकता केवल भारतीय जनता पार्टी अगर राम का नाम ले ले, सनातन का नाम ले ले, राष्ट्रवाद की बात कर, पाकिस्तान की बात कर दे या किसी तरीके की कोई भारत को परम वैभव पे ले जाने की बात कर दे, तो इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी कम्युनल हो गई, सांप्रदायिक हो गई। इनको जिसके देख के लोगों को वो तेजस्वी यादव की बात करते थे, नवरात्र के समय वो मछली दिखा के क्या दिखाना चाहते थे? किसको चढ़ाने का काम कर रहे थे? जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं उस चढ़ाने? पर शो कर चुका हूं और मैंने पहले ही बताया था। अब आप थे या कोई और भाजपा प्रवक्ता था, वो एक दिन पहले का वीडियो था, उन्होंने बकायदा डेट मेंशन करके डाला था। चलिए अब फाइनल कमेंट लूंगा मैं प्रदीप जी से, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। प्रदीप जी करके डाला और ये इस दिन पहला नवरात्र था, चलिए उसके बाद बिल्कुल अखिलेश बिल्कुल किसी दिन फिर से चर्चा कर लेंगे कि भारत में क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं। फिर मैं आपको बिल्कुल, आपको और आलोक तिवारी दोनों को ही इनवाइट करूंगा, फिर हम तीन ही लोग इस पर खाने पे चर्चा कर लेंगे इसी शो पे। अभी फिलहाल प्रदीप जी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा और फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। प्रदीप सर। जी सर, अपना अपना नजरिया है, अपने अपने वो है। मैं तो ये देख रहा हूँ, अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे, अगर एक चीज और मेरे दिमाग में अक्सर आती है और मेरी लोगों से चर्चा होती, भाजपा के लोग भी अभी ये कहने लगे हैं कि इनके मोदी जी जो हैं ये क्या संगठन से ऊपर उठ गए हैं क्या? मोदी की सरकार, वोट जाएगा मोदी को जाएगा, जो कुछ करेंगे मोदी करेंगे। क्या भाजपा कहीं अलग हो गई है या ये संगठन से ऊपर व्यक्तित्ववाद हावी हो गया है भाजपा के अंदर? ये भी एक सवाल होना चाहिए इन लोगों के साथ। इसका क्या जवाब देंगे क्या? बिल्कुल, अगर क्या संगठन से ऊपर उठ के क्या केवल मोदी, बस भाजपा कार्यकर्ता खत्म, भाजपा नेता खत्म, भाजपा के सारे मंत्री खत्म, जो है सब मोदी, वोट भी मोदी, सरकार भी मोदी, गारंटी भी मोदी, आखिर क्या? मुझे तो लग रहा है नाम ना चेंज हो जाए कहीं। प्रदीप जी, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी का जब कोई नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व में बैठा होता है तो सरकार उसी की कहते हैं। आप ही लोग ये कहते हैं कि योगी सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, और वहां सरकार चलना एक अलग बात, मैं आपके विषय पे यहां पर योगी की गारंटी तो नहीं है, अखिलेश की गारंटी तो नहीं थी, कांग्रेस की गारंटी वो कह रहे हैं, कांग्रेस का न्याय पत्र वो कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मोदी का संकल्प, मोदी की गारंटी क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है। उस गारंटी पे विश्वास कर रही है, और मोदी की गारंटी कार्य पूर्ण होने की गारंटी है, जो हमने अपने अच्छा, आप ये मान लीजिए जैसे मोदी जी की गारंटी है और राजनाथ सिंह है, तो ये क्या पूरी नहीं कर पाएंगे? कहते हैं क्योंकि आने वाले समय में भी हमारा नेता बदलने वाला नहीं है। मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि जनता ने मतलब, इसलिए हम मोदी की गारंटी कहते हैं। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि प्रदीप जी की गारंटी है या तिवारी जी की गारंटी है या मंदिर जी, जो इस देश का नेतृत्व कर रहा है, जिस पे लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है, जिसकी गारंटी। और ये
दूसरी विपक्ष वाले जो दूसरों की गारंटी पे खुद बाहर आज जेलों से बाहर घूम रहे हैं, उनकी गारंटी नहीं पे नहीं, कौन विश्वास करेगा? इसी की ये गारंटी नहीं है, इसलिए आज देश कहता है, हम नहीं कहते, देश कहता हो। रही बात संगठन की, तो माननीय मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं संगठन के, प्रचारक से निकले हैं मोदी जी। तो संगठन उनको नहीं सिखाया जाता, संगठन से ही निकला हुआ व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है। इसलिए हम सब संगठन के कार्यकर्ता, हम लोगों को उन्होंने पढ़ाने का, कार्यकर्ता बनाने का काम किया है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आज वो पार्टी से ऊपर हो गए। वो जहां भी खड़े होते हैं, वो जीतने के बाद चुनाव जिस दिन खत्म होता है उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं। जिस दिन चुनाव परिणाम आता है किसी प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, कार्यकर्ताओं का आभार चलिए व्यक्त बिल्कुल करते हैं। मिल गया जवाब। शायद प्रदीप जी समझ भी गए होंगे कि क्या जवाब है और कौन कितना बड़ा। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मनदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साजिद जी सपा प्रवक्ता थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे ऐसे ही बयानों से, ऐसे ही चीज़ों से फिर जाते हैं। इसी डिबेट में भी हुआ। हम बात अगर करेंगे राशन की तो बात होगी शहजादे की। हम बात अगर करेंगे कि ये आपके अधिकारों को छीन लेंगे तो बात होगी मंगलसूत्र की। अगर हम बात करेंगे संविधान बचाने की, जो लोग कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पर मेरा मतलब पार्टियों से, जो पार्टियां कह रही हो, फिर उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन मूल मुद्दे रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर दोनों दलों में अभी भी असमंजस की स्थिति है कि काम को लेकर वोट मांगे या अन्य जो चीज़ें वो कर रहे हैं उसको लेकर। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।